हीट कैपेसिटी कि किसी भी मटेरियल की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है हीट अब्जॉर्ब करने की। अगर डिफरेंट मटेरियल होंगे तो उनके पास अपनी अपनी एबिलिटी होगी हीट को स्टोर करने की। ठीक है, जिस तरह क्लास में बच्चे होते हैं, हर बच्चे की एक अपनी मेंटेलिटी होती है, उसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है। एक बच्चा जो है वो 1 घंटे में 2 बुक्स का काम तैयार कर सकता है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिसको एक बुक का तैयार करने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं। तो वो उनकी मेंटल कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी मटेरियल की हीट कैपेसिटी के वो कि कोई भी मटेरियल कितनी हीट ऑब्जॉर्व कर सकता है ड्यूरिंग 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो इसकी रीडिंग करते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। किसी भी मटेरियल को हीट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैस ऑफ सब्सटेंस है कि जितना ज्यादा हमारे पास मैस होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जिस तरह से अगर हमने पानी गर्म करना हो, तो अगर 1 लीटर पानी गर्म करना हो तो उसके लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होगी, और अगर हमने 5 लीटर पानी गर्म करना होगा तो उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। मींस के जितना ज्यादा मैस होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सेकेंडली हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर कि जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे हमने, हमारे पास पहले जो पानी का टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद हमने उसका टेम्परेचर चेंज करना है 50 तक। ठीक है, 20 से 50 तक डिफरेंस कितना है, 30 का। तो ये कम है। अगर 20 से हम 100 तक लेके जाते हैं तो वो क्या है, उसके अंदर चेंज हमने ज्यादा करना है। तो ज्यादा चेंज करेंगे तो तब भी हमारे पास एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो ये दूसरा पॉइंट है, अगर ज्यादा टेम्परेचर चेंज करना होगा तो तब भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगी। हमारे पास थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट कैपेसिटी होती है। ये मैंने पहले पहले भी बता चुका हूँ। जिस तरह क्लास में बच्चे, उनकी डिफरेंट मेंटल कैपेसिटी होती है, इस तरह से तमाम मटेरियल जो लिक्विड हो सॉलिड हो उनकी हीट ऑब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो ये थर्ड जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किसी भी मटेरियल की हीट ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो वो 3 फैक्टर्स हैं, एक मैस ऑफ सब्सटेंस, चेंज इन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास है सम सब्सटेंसेस ऑब्जॉर्व हीट मोर इजीली देन अदर्स। फॉर एग्जांपल, आपने अगर लकड़ी को गर्म करना हो तो वो इजीली गर्म नहीं होती। ठीक है, और अगर हमने किसी लोहे को, स्टील को, सिल्वर को गर्म करना हो तो वो मोर फास्टली गर्म हो जाती हैं। मींस के डिफरेंट मटेरियल की हीट ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, हीटिंग 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि उसका टेम्परेचर जो चेंज किया वो हमने 1 डिग्री सेल्सियस की है, रिक्वायर्ड मोर एनर्जी देन हीटिंग 1 किलोग्राम ऑफ अल्कोहल बाय द सेम अमाउंट। 1 किलोग्राम जो वाटर है उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये पॉइंट कि वाटर को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। दिस रिलेशन एक्सप्रेसेस यूजिंग द फार्मूला। ये जो हीट है, ये जो पिछले हमने 3 फैक्टर पढ़े हैं, मैस ऑफ सब्सटेंस और नेचर ऑफ मटेरियल एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास वो कितनी हीट ऑब्जॉर्व करता है कोई भी मटेरियल, एम सी डेल्टा टी के इक्वल है, वेयर एम इज द मैस ऑफ सब्सटेंस, सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा एच चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया गया, वेयर के इज द हीट energy, m is the mass of substance, delta t is change in temperature and c is specific heat capacity। ये specific heat capacity की definition है। यहाँ से specific heat capacity की क्या definition है, is the amount of heat needed to increase the temperature of 1 किलोग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको 1 डिग्री केल्विन भी कह सकते हैं क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 1 डिग्री केल्विन के। तो
ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम of a substance by 1 degree Celsius. The SI unit of specific heat capacity is joule per kilogram per Kelvin. ये हमने कैसे निकाली? एक्चुअल में हमारे पास ये फार्मूला है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहां से C की वैल्यू निकालें तो Q ओवर एम डेल्टा टी। Q हमारे पास हीट है, हीट का यूनिट जाउल, मैस का यूनिट किलोग्राम, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, जॉउल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये हमारे पास किसका यूनिट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। उसके बाद हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन सॉलिड्स। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज द हीट एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इस डेफिनेशन से हम दो डेफिनेशंस बना सकते हैं। क्या है इसमें डेफिनेशन? ये डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड की, और इसकी डेफिनेशन है इट इज द हीट एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और अगर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड की हमने डिफाइन करनी हो तो सेम एज इट इज है, इट इज द हीट एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सॉलिड की जगह लिक्विड लगा देंगे तो ये लिक्विड के लिए ये डेफिनेशन बन जाएगी। मटेरियल्स विद द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सच एज वुड, रबर, लकड़ी और रबर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर सॉलिड मटेरियल। अच्छा, रिक्वायर्ड मोर हीट टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर मेकिंग देम यूजफुल इन एप्लीकेशंस लाइक कुकिंग यूटेंसिल्स एंड थर्मल इंसुलेशन। तो हमने जितने भी ये हैंडल वगैरह लगाए होते हैं कुकर वगैरह के, तो वो किसके होते हैं? या तो रबर के होते हैं या वुड के होते हैं। वो क्यों नहीं जल्दी गर्म होते? क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। On the other hand, materials like steel, copper have low specific heat capacity. They heat up and cool down quickly, so they are used in making cooking items, kettles, radiators and heat engines. अच्छा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लो टेम्परेचर जो जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, फॉर एग्जांपल वुड एंड रबर, उनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? उनको कुकिंग यूटेंसिल्स में और थर्मल इंसुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे मटेरियल जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, उनको कैटल्स में, रेडिएटर्स में और हीट इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। सेम वही डेफिनेशन है, जस्ट सॉलिड की जगह हमने क्या लगा दिया है, लिक्विड लगा दिया है, बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, it is the amount of heat energy needed to rise the temperature of 1 kilogram of liquid by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। अच्छा, एंड नहीं लगा सकते यहाँ पे, और ही लगाना है। बच्चे में भी यहाँ पे मिस्टेक करें, एंड लगा दें, तो एंड नहीं लगाना, और लगाना है। डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू स्टोर हीट। के जो हमारे पास लिक्विड मटेरियल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे ये डिपेंड करता है कि वो कितनी हीट ऑब्जॉर्व करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड इज दिस रिगार्ड इज वाटर। जो सबसे ज्यादा लिक्विड हीट ऑब्जॉर्व करता है वो वाटर है, विच हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये आप लोगों ने ये वैल्यू याद रखनी है कि जो हमारे पास वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। दिस मींस वाटर कैन ऑब्जॉर्व एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज। कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर लेता है वाटर,
जबकि उसके अंदर टेम्परेचर चेंज जो है वो बहुत स्मॉलर होता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे एक मैं एग्जांपल दूं। आपने अगर पानी गर्म करना हो तो उसके लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा। आप इसको चूल्हे पे रख दें तो कम से कम 10-15 मिनट लग जाएंगे उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में। और उसके बरक्स आप वहां पे कोई सिल्वर या लोहे की चीज रख देंगे तो क्या होगा, उससे वो जल्दी हीट अप होंगे, उनका टेम्परेचर जल्दी ज्यादा होगा। रीजन यही है कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो स्लोली टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी तो वो जल्दी हीट अप हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाटर इज, अच्छा, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए वाटर कैन ऑब्जॉर्व and store large amount of heat with only small temperature increase। अच्छा, ये इसकी प्रॉपर्टी है और इसको इस्तेमाल करते हुए क्या होता है, इट इज यूज्ड इन कूलिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम एंड नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइजर। ये तीन पर्पज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और प्रॉपर्टी क्या है कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और स्टोर कर सकता है। On the other liquids such as alcohol, mercury have low specific heat capacities। तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन से मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। तो अल्कोहल और मरकरी दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, मीनिंग दैट हीटिंग अप एंड कूलिंग डाउन मोर क्विकली देन वाटर। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी वो जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। उसके बाद हमारे पास है इफेक्ट ऑफ लार्ज specific heat capacity of water। Large water bodies like oceans, lakes absorb heat during the day and release it slowly at night, preventing drastic temperature change। Drastic मतलब है fastly, कि जो पानी है वो ना जल्दी ठंडा होता है और ना ही जल्दी गर्म होता है। This is why coastal areas have middler climates compared to the inland region। जो हमारे पास ऐसा एरिया होता है जहाँ पे पानी वगैरह मीन्स के ओशंस हैं, लेक्स हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो मिडलर होता है, मीन्स के मॉडरेट होता है एज कंपेयर टू इनलैंड रीजन। इनलैंड मतलब जहाँ पे रेत वगैरह होती है। अच्छा, उसकी रीजन आगे बताई गई है। सिंस वाटर हैज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, वाइल द ड्राई सॉइल, जो हमारे पास खुश्क जमीन है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 810 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है वो जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है वो लेट गर्म होगा और लेट ठंडा होगा। तो सॉइल हीट अप 5 times faster than the same mass of water under the same heat। मीन्स के उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है सॉइल की, इस वजह से वो 5 times फास्टर गर्म होगा और फास्टर ठंडा होगा। एज अ रिजल्ट land temperature rise and fall more quickly than the sea temperature, making successional temperature changes less extreme in coastal areas। यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी वगैरह हो तो उन एरियाज में ना ज्यादा ठंडा होता है और ना ज्यादा गर्म होता है, बल्कि मॉडरेट टेम्परेचर होता है वहां पे। वाटर्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी also make it useful for storing and transferring heat। इस लार्ज स्पेसिफिक हीट होने की वजह से, इस प्रॉपर्टी होने की वजह से पानी को स्टोरिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ हीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन ऑटोमोबाइल इंजन कूलिंग सिस्टम यूजेस वाटर टू ऑब्जॉर्व एंड कैरी अवे द हीट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द इंजन ऑपरेशन। तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है पानी की, इसलिए इसको कूलिंग सिस्टम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल इंजन में। द पंप सर्कुलेट्स वाटर थ्रू द जैकेट्स, जैकेट्स कहते हैं वॉल्स, इंजन के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जहां से पानी मूव करके आगे जाता है अराउंड द इंजन सिलेंडर्स वेयर इट ऑब्जॉर्व हीट। इंजन के अराउंड जो छोटे छोटे सुराख होते हैं
वो वहां से पानी हीट ऑब्जॉर्व करता है। दिस हीट वाटर देन फ्लोज थ्रू द थर्मिस्टर, वो थर्मिस्टर से पास आउट होता है। थर्मिस्टर क्या होता है? हीट सेंसिटिव रेजिस्टर होता है, जिसको हम गेज कहते हैं, हीट गेज भी कह सकते हैं। This regulates its movement based on the temperature. If the water is too hot, अगर पानी ज्यादा गर्म होगा, the thermistor opens to allow it to enter the radiator. In the radiator, a fan draws outside air. रेडिएटर में एक फैन लगा होता है जो कि उस पे हवा फेंकता है, विच कूल्स द वाटर पासिंग थ्रू इट, जो वहां से पानी गुजर रहा होता है, जब उस पे एयर फॉल करती है तो वो ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों होता है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स वहां से लेफ्ट कर जाते हैं। दिस कोल्ड वाटर देन रिटर्न्स टू इंजन टू ऑब्जॉर्व मोर हीट एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड। तो ये साइकिल रिपीट होते रहते हैं कि इंजन से हीट ऑब्जॉर्व करता है पानी और आके रेडिएटर में उसको एस्केप कर जाता है। अ प्रेशर रिलीज कैप इंश्योर, कैप कहते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो ensure the system remains safe by the releasing excessive pressure, तो excessive pressure भी वहां से रिलीज किया जा सकता है। This property helps water to carry away engine heat efficiency, preventing overheating and ensuring smooth engine performance। तो इस सिस्टम की मदद से हम क्या कर सकते हैं? ओवरहीटिंग से बच सकते हैं और गाड़ी की जो है स्मूथ वर्किंग देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट क्या है? एक्चुअल में स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। या तो हमारे पास लिक्विड है, या सॉलिड है, या गैस है। ये तीनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। ठीक है, अगर सॉलिड मटेरियल एनर्जी को गेन करता है, इसको एनर्जी देते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बढ़ जाती है, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर लिक्विड को मजीद आप हीट देते हैं, ज्यादा एनर्जी देते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स मजीद दूर दूर हो जाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। या फिर इसका उल्ट प्रोसेस भी होता है कि गैस को हम लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर इसको ठंडा करें, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस कम हो, एनर्जी लूज हो, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड की एनर्जी को लूज करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। तो यही बातें यहाँ पे डिस्कस हैं। बाय अब्सॉर्बिंग और लूजिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस चेंजेस दैट कैन लीड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो वो एनर्जी लूज करता है या ऑब्जॉर्व करता है, उसकी वजह से उसकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर अकर्स व्हेन द मैटर लूज और ऑब्जॉर्व एनर्जी। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, when a substance absorb energy, the atoms and molecules move more rapidly and hence needs more space and separation between atoms and molecules। जब कोई भी सब्सटेंस एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, उनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तेज हो जाती है, उनको ज्यादा स्पेस चाहिए होती है और उनके दरमियान सेपरेशन यानी कि फासला बढ़ जाता है। दिस में लीड टू टर्न अ सॉलिड इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो ये मेल्टिंग का प्रोसेस है, मेल्टिंग की डेफिनेशन है। इसके बरक्स अगर लिक्विड को हम हीट देते हैं तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। इसका रिवर्स प्रोसेस भी है, नॉन इसको क्या कहेंगे? बॉइलिंग। बाय लूजिंग एनर्जी, अगर ये सेकंड इसके अपोजिट इसको डिस्कस किया जा रहा है। बाय लूजिंग, जब हम लूज करते हैं एनर्जी या एटम लूज करता है एनर्जी, the atom and molecules will slow down and hence there less space and separation between them. This may lead to gas, liquid is called condensation। कि गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो तो इसको हम क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन।
इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। कीप इन माइंड दैट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट आर स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो किस में स्ट्रॉन्गर होती हैं? एंड लीस्ट सेपरेशन, मतलब कि इनके दरमियान स्पेस जो होती है वो बहुत कम होती है। और गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीकेस्ट होती हैं, और उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फार अपार्ट होते हैं, उनके दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है as compared to liquid and solid. This is reason that gases exhibit us greatest relative thermal expansion while the solid have least thermal expansion. तो solid के दरमियान क्या होता है? ये लीस्ट थर्मल एक्सपेंशन, ये ज्यादा एक्सपेंड नहीं होते, और गैसेज जो होती हैं ये ग्रेटेस्ट रिलेटिव थर्मल एक्सपेंशन इनके अंदर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे जो कि एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो आज हमने जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टॉपिक को डिस्कस किया और वाटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, जिसकी वजह से वो डिफरेंट एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और उसके बाद हमने चेंज इन स्टेट्स को डिस्कस किया कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में किस वजह से चेंज होती है, तो और उनकी डेफिनेशंस को देखा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।